हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन में प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन को हम जानेंगे, जो कि इनडायरेक्ट प्रूफ का सेकंड टेक्निक है। सेकंड टेक्निक रहेगा। प्रीवियस सेशन पर हमने इनडायरेक्ट प्रूफ को स्टार्ट किया, डेफिनेशन जानी और प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव को हमने जाना था। लिहाजा इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस प्रीवियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप फहद हुसैन CS से मेरे यूट्यूब पर आने के बाद सर्च करके देख सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाओगे चैनल के, जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। विद ईज़ यहाँ से चीज़ें डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रोज़न की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और रोज़न की बुक के चैप्टर 1 के टॉपिक 1.7.7 पे हम मौजूद हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और इसी वीडियो में हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। एज़ यूजुअल हमने कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में लास्ट टाइम भी पढ़ा है, जब हम काउंटर पॉजिटिव और कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह जान रहे थे। तो कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर करते क्या है और उसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का उलट करना, तज़ाद करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोपोजिशन P है फॉर एग्जांपल, और मैं एंड ऑपरेशन करना चाहता हूँ नेगेशन ऑफ P के साथ, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? P की कोई भी वैल्यू रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फॉल्स रखा, एंड ऑपरेशन ये इसको ट्रू बना देगा, और एंड में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो एट लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। ये कॉन्ट्रडिक्शन था। लेकिन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि जब आप किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों चीज़ों को प्रूव करते हैं तो एट लास्ट रिजल्ट ट्रू आ जाता है। कैसे? देखें, अगर मैं कहता हूँ P इम्प्लाइज Q, ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q में हमारे पास P की जो भी इनिशियल वैल्यू होगी और Q की उसके बिहाफ पे वैल्यूज क्या आएगी? ट्रू या फिर फॉल्स आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि इम्प्लीकेशन में ट्रूथ टेबल के मुताबिक अगर मैं इनिशियली वैल्यू को फॉल्स करूं, P की वैल्यू को, और इम्प्लाइज करूं Q की वैल्यू फॉल्स के साथ, तो इसका रिजल्ट एट लास्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। दैट इज सेड टू बी अ essence of the proof by the contradiction. Let's see. Proof by the contradiction, but also known as the indirect proof, is a common proof technique that is based on a very simple principle. Something that lead to a contradiction cannot be true. यानी कुछ भी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ जब लीड कर रही हो तो वो ट्रू नहीं हो सकती। एंड इफ सो द ऑपोजिट मस्ट बी ट्रू, लेकिन उसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू रहेगा या ट्रू हो जाएगा। द मेथड ऑफ द प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में बी समराइज एज फॉलो। तो कॉन्ट्रडिक्शन के इस प्रूफ के मेथड को समराइज इन 3 स्टेप से किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1 कहता है कि सपोज द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज फॉल्स। तो हम ये प्रूफ सपोज करेंगे कि जो स्टेटमेंट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो प्रूफ की गई है, वो इनिशियली फॉल्स है। सेकंड है हमारे पास शो दैट द सुपरपोजिशन लीड लॉजिकली टू द कॉन्ट्रडिक्शन। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो सुपरपोजिशन है उसके डिफरेंट लॉजिकली स्टेप्स होंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और थर्ड में हम कंक्लूड करेंगे द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज ट्रू, और जो स्टेटमेंट है हमारे पास एट लास्ट वो क्या ट्रू हो रही है? प्रूव हो रही है, ट्रू प्रूव हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन पर रहेगी। एक बेसिक आइडिया देखेंगे हम बुक से रिलेटेड, और उसके बाद फिर एक थ्योरम, और उसके बाद फिर डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करते हैं वी वांट टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट P इज़ ट्रू। हम इस स्टेटमेंट P को ट्रू प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि P इस वक्त ट्रू या फिर फॉल्स नहीं है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ प्रूव करना चाह रहे हैं P ट्रू है। फर्दर मोर सपोज दैट वी कैन फाइंड अ कॉन्ट्रडिक्शन Q। तो हमने सपोज किया है कि हम फाइंड कर चुके हैं कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ Q को। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ Q का मतलब ये है कि हम Q के कॉन्ट्रडिक्शन को फाइंड कर चुके हैं, सच दैट अगर मैं कहता हूँ कि इस बेस पर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रूथ टेबल ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कई एग्जांपल्स में देख चुके हैं, तो उसकी ट्रूथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज Q इज फॉल्स, इनिशियली जो कॉन्ट्रडिक्शन निकाला तो Q की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब ट्रूथ टेबल में कोई भी वैल्यूज आ सकती है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बट लेकिन अगर मैं नेगेशन ऑफ Q P के साथ इम्प्लाइज ऑफ Q करूँ तो इसकी एट लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट नेगेशन ऑफ P इज फॉल्स। हमने कंक्लूड कर लिया कि नेगेशन ऑफ P की वैल्यूज क्या आएगी? फॉल्स आएगी। दैट सी बात है, वो नेगेशन के साथ है, विच मीन दैट P इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली P क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्यों P ट्रू हुआ? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब मैंने इसके बेस पर इनकी वैल्यूज रखी तो एट लास्ट वैल्यू रिजल्ट क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो P है, जो नेगेशन ऑफ P के साथ था इनिशियली, वो कॉन्ट्रडिक्शन के रूप के बिहाफ पर क्या हो गया? ट्रू हो गया। सो हाउ कैन वी फाइंड द कॉन्ट्रडिक्शन Q दैट माइट हेल्प अस टू प्रूव द
P इज ट्रू इन दिस वे, यानी हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह से Q के बिहाफ पर P की मदद कर रहा है कि वो भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। बिकॉज द स्टेटमेंट R एंड negation ऑफ R इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यही चीज़ हमने प्रीवियस यहाँ पर भी देखी हुई है जब मैं इसे वेरिएबल P से रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन, whenever R is a proposition we can prove that P is true if we can show that negation of Q implies overall, यानी R की वैल्यूज एंड ऑपरेशन नेगेशन ऑफ ऑल इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फॉल्स लेता हूँ नेगेशन पे और इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दोनों के दरमियान जब इम्प्लाइज किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, बेस्ड ऑन द ट्रूथ टेबल। सो इज ट्रू फॉर द सम प्रोपोजिशन R। So proof of these type are called a proof by contradiction, यानी इस तरह के proof को हम proof by contradiction कह रहे होते हैं। तो होपफुली आपको बेसिक एसेंस समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अभी चीज़ें अगर क्लियर नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। थ्योरम समझते हैं। थ्योरम हमारे पास कहा जा रहा है कॉन्ट्रडिक्शन के बिहाफ पे कि देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, हमें इसे प्रूव करना है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन पे हम देख चुके हैं कि चीज़ों को हम ऑपोजिट करते हैं, तजाद करते हैं, जिद करते हैं, ऑपोजिट करते हैं उसका। तो प्रूफ में मैंने कहा सपोज देयर इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर n, यानी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर n मौजूद है। तो यकीनी तौर पे इसके अलावा जितने भी इंटीजर होंगे या तो उस कैपिटल N के बराबर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते या बड़े नहीं हो सकते। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि स्मॉल n इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल N फॉर एवरी इंटीजर ऑफ n। अब हम सपोज कर रहे हैं लेट कैपिटल N इक्वल टू n+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन चुका है वो n के बजाय m बन चुका है। क्यों? क्योंकि n+1 की वैल्यूज किस में सेव हो चुकी है, कैपिटल M पे। सो नाउ m इज एन इंटीजर सिंस इट्स अ सम ऑफ द इंटीजर, क्योंकि n भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और m भी इंटीजर है, ठीक है। सो वी कैन से दैट m कैपिटल M इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एक और अब क्या बन चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बन चुका है n के बिहाफ पर। तो थर्स्ट m इज एन इंटीजर दैट इज अ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो m जो है अब एक इंटीजर हमारा बन चुका है जो कि ग्रेटर है किससे, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर से जिसे मैंने यहाँ पर क्या कहा हुआ था, n। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने उस चीज को क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। हिंस आवर सुपरपोजिशन इज नॉट ट्रू, यानी इनिशियली जो हमारे पास स्टेप्स दिए गए थे वो नॉट ट्रू है एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस बिहाफ पर हमारे पास कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, हमने उसको कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए से प्रूव कर दिया। क्योंकि जब कोई नया अब जो इंटीजर बनेगा n+1 के साथ, या फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि दोबारा मैंने एक स्टेप पे लिखा z इक्वल टू m+1, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा बन गया, z। इसी तरह से हम वेरिएबल चेंज करते जाएंगे और इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्शन के बिहाफ पर ऑपोजिट वे पे मैं प्रूव कर रहा हूं कि हाँ जो थ्योरम पे बात लिखी हुई है देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ठीक है, बट इन द वे ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ। ओके, एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन फॉर दिस स्टेटमेंट इफ n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, तो मैं इसे p कह लेता हूं, देन क्योंकि ये इफ और देन के साथ है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। सो n इज एन इवन इंटीजर, तो मैं इसे q कह रहा हूं। अब मैं अगर इसका कॉन्ट्रडिक्शन निकालूं तो ये n से हो जाएगा निगेशन और ये p से हो जाएगा निगेशन ऑफ p। तो हमेशा हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं तो हम निगेशन ऑफ q को सॉल्व करते हैं और उसके जरिए से निगेशन ऑफ p को प्रूव करते हैं। तो अगर मैं सिंपल q की बात करूं तो यहां लिखा हुआ है n इज एन इवन इंटीजर। जब मैं निगेशन करूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा n इज नॉट इवन इंटीजर। तो नॉट इवन का मतलब है कि वो क्या बन गया, ऑड बन गया। तो मैं यहां पे यही बता रहा हूं कि सपोज n स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर एंड n इज नॉट इवन, ठीक है। यहां पर मैंने अभी नॉट नहीं लगाया, यहां पर मैंने नॉट लगाया। अभी इसके जरिए से प्रूफ जरूर करूंगा नॉट p के लिए। तो ये जब नॉट इवन हुआ तो उसका क्या मतलब हो गया, ऑड। और हम जानते हैं कि जब मैं ऑड के लिए लिखता हूं तो वो होता है 2k+1 और जब मैं इवन के लिए कहता हूं तो वो n बराबर होता है ओनली 2k के, ठीक है। अब देखें मैंने कहा n इक्वल टू 2k+1, तो प्रूफ किसके लिए करना है, p के लिए। तो p है n स्क्वायर, मैंने लिखा n स्क्वायर विच मीन 2k+1। a प्लस बी से ओपन किया, ओपन करने के बाद वैल्यू कॉमन ली, इस कॉमन टर्म की जगह पर मैं कोई वेरिएबल लिख सकता हूं, मैंने इसे r से रिप्रेजेंट कर लिया, तो वैल्यू आ गई 2r+1। अब अगर आप 2r+1 को देखें तो ये बराबर हो गया इवन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर इवन देख रहे हैं और ये ऑड के है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था n स्क्वायर एज इवन, लेकिन जब मैं इसका निगेशन करूंगा तो इवन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में। और जैसे ही हमारे पास ये रिजल्ट आया तो ये इसी चीज को प्रूव कर रहा है कि n स्क्वायर अगर एक इवन इंटीजर है तो n भी एक
इवन ही इंटीजर होगा, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रडिक्शन से इसी स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर n स्क्वायर हमारे पास एक ऑड इंटीजर है तो उसका n भी ऑड ही इंटीजर होगा, लेकिन दोनों वेज पर उसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, ट्रू। इस बेस पे भी ट्रू आ रहा है, और जब मैं निगेशन वाइज से कर रहा हूं तो ओवरऑल इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। एंड दैट्स द एसेंस एंड ब्यूटी ऑफ द प्रूफ बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, वही स्टेटमेंट जो अभी मैंने बताया वो लास्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड एनी इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर उस नंबर को हम कह रहे होते हैं जिसमें हम इस तरह से डिवीजन में वैल्यूज लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा a डिवाइड बाय b, ठीक है। और इर्रेशनल का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो डिवाइड पे नॉर्मली नहीं लिखे जा रहे होते, या फिर वो नंबर जिसमें रिपीटेशन मौजूद ना हो। जैसे मैंने लिखा 2.11111 या लिखा मैंने 6.22222, तो ये नंबर इर्रेशनल नहीं है। तो इर्रेशनल के लिए ज़रूरी है या तो वो डिवाइड में ना लिखे जा रहे हो, या फिर उसको डिवाइड किया जाए तो रिपीटेशन नंबर के साथ ना आए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, पाई की वैल्यू, वो तमाम वैल्यूज़ है जो डेसिमल पॉइंट के साथ यूनिक वैल्यूज़ रखती हैं, रिपीटेशन वैल्यूज़ उसमें नहीं हो रही होती है, एक साथ कंसेक्यूटिवली नहीं हो रही होती। तो अब हमें ये करना है कि सम ऑफ द एनी रैशनल नंबर, जब मैं रैशनल नंबर को सम करूं और इर्रेशनल को सम करूं तो वो क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा, ठीक है। प्रूव करते हैं। तो वी सपोज दैट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। हम सपोज कर रहे हैं कि जो नेगेशन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो दैट इज, वी सपोज दैट देयर इज अ रैशनल नंबर r एंड इर्रेशनल नंबर s। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर है r और एक इर्रेशनल नंबर है s, और हमने इनिशियली इसका क्या देखना है, सम देखना है। तो मैंने कह दिया r प्लस s इज रैशनल, ठीक है। क्यों मैं रैशनल कह रहा हूं, क्योंकि ये इर्रेशनल था। जब मैं इसका निगेशन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, यकीनी तौर रिवर्स करके। तो मैंने Q के इस पार्ट को क्या कर दिया, नेगेशन ऑफ Q। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द रैशन R इक्वल टू A अपॉन B एंड R प्लस S इक्वल टू C अपॉन D। तो मैंने रैशनल को यहाँ पर बता दिया कि मैं A प्लस B के साथ लिखूंगा। और सेकंड प्रूफ में कहा गया था कि जब R और S यानी रैशनल और इर्रेशनल का सम किया जाएगा तो वो क्या आएगा, रैशनल। तो रैशनल के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में तो रैशनल था, लेकिन जब मैंने उसका कॉन्ट्रडिक्शन निकाला तो वो रैशनल आ गया। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। तो कंबाइन करते वक्त देखो क्या होगा, a अपॉन बी प्लस एस यहाँ से आ गया और ये बराबर हो गया c अपॉन डी को, ठीक है। यानी यूजिंग 1 एंड 2 को मैंने मर्ज करके इस तरह से किया, और उसके बाद यहाँ से मैंने s की वैल्यूज को सेपरेट करके एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो s की वैल्यू आ गई बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय बी और डी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर s की वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो इस s की जगह यानी बी सी माइनस ए डी यानी इस पार्ट को किसी वेरिएबल से इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया a और b और d जो लिखा हुआ है इसको मैंने कह दिया b। तो अब क्या हो गया, s की वैल्यू s बराबर हो गया a डिवाइड बाय b। तो इर्रेशनल वे पर मैंने ये प्रूव कर लिया कि जो इर्रेशनल चीज़ थी जब निगेशन निकाला तो वो रैशनल आना चाहिए यानी डिवाइड में, और वही वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड पर आ रही है। तो इसी चीज़ को स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि नाउ बी सी माइनस ए डी एंड बी डी आर बोथ इंटीजर सिंस प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ दीज इंटीजर आर इंटीजर्स इन एस इज अ क्वेश्चन ऑफ द टू इंटीजर। So by the definition of the rational, S is a rational. That contradicts the superposition that S is irrational. Hence the superposition is false, जो initially false है, and the theorem is true. इस behalf पर जो हमारा theorem आया वो prove आ गया कि जो भी negation of Q है उसके behalf पर मैं इसका जो है समीशन दिखा पा रहा हूँ। यानी समीशन का मतलब ये हुआ कि जब मैं S की तरफ जाऊँगा, सॉरी P की तरफ जाऊँगा तो P नेगेशन से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा सम का, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाकर प्रूव भी किया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड एग्जांपल ऑफ द प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। आगे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट जो है वो इर्रेशनल है। वैसे तो डेफिनेशन पे हम देख चुके हैं यहाँ पर कि डेसिमल पॉइंट के पास जब यूनिक नंबर आ रहे होते हैं तो वो इर्रेशनल ही है, लेकिन अब मुझे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करना है। तो मैंने सपोज किया कि सपोज स्क्वायर रूट आर इज रैशनल। क्यों, क्योंकि ये पार्ट अगर हमारा Q है तो मैं नेगेशन ऑफ Q पे इसको क्या कर दूंगा, रैशनल। देन देयर आर इंटीजर m एंड n विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मैंने ये कह दिया कि जब ये रैशनल होगा तो उसका मतलब है कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही होंगी, जिसको मैंने अभी a डिवाइड बाय b कहा था, उसी चीज़ को यहाँ पर m डिवाइड बाय n के साथ लिखा गया है। ये चीज़ प्रूफ के लिए पहले स्टेप पर ली गई। अब इसके बाद स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो ये हो गया 2 इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। m को मैं सेपरेट करता हूँ तो m बराबर हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 2n। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1।
दिस इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर इज इवन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जब 2n के साथ आ रही है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इवन ये इवन ही होगा। उसके बाद जब मैं स्क्वायरिंग खत्म करूंगा तो स्क्वायर रूट लेकर स्क्वायर को खत्म कर सकता हूं। तो ये वैल्यूज आ गई m इक्वल टू 2k, ये आ गई इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 2 को 1 में, यानी इस m की वैल्यूज को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो वैल्यूज आ गई 2k स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो इसमें से मैं n को कॉमन सेपरेट कर लूंगा तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई n स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो ये इंप्लाइज कर रही है दैट n स्क्वायर इज इवन, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? इवन, एंड सो n इज ऑल्सो इवन। तो बट वी ऑल्सो नो दैट m इज इवन, हेंस बोथ m n हैव अ कॉमन फैक्टर 2। यानी जब m और n इसकी वैल्यूज दोनों की कॉमनली इवन आ गई तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बट दिस contradict the superposition that m and n have no common factor, hence our superposition is false and the theorem is true as usual। तो इस बेहाफ पर हमारा जो थ्योरम है वो ट्रू प्रूव हो गया और जो कॉमन फैक्टर सुपरपोजिशन था जो एज यूजुअल हम देख रहे हैं वो चीज़ फॉल्स हो गई। ओके, द लास्ट थिंग इन द प्रूफ, उसमें जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो काउंटर एग्जाम्पल की है। सो दैट इज सेड टू बी अ प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। समझते हैं क्या है? शोइंग दैट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू रिक्वायर्स अ फॉर्मल प्रूफ। However, showing that the mathematical statement is false only requires finding one example where the statement is not true. Such as example is called a counter example because it's an example that counter or goes against the statement conclusion. इसका मतलब ये है कि देखें, काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि इनिशियली किसी स्टेप्स को जो आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है उससे आप काउंटर करें, यानी ऑपोजिट साइड से देखें और ऑपोजिट साइड के जरिए से उस चीज़ को प्रूव करके देखें। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, ये बात हमें समझ में आएगी। कहा जा रहा है डिसप्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग अ काउंटर एग्जाम्पल फॉर ऑल रियल नंबर, यानी डिसप्रूव करना है हमें फॉर ऑल रियल नंबर a एंड b इफ a इज लेस देन b देन a स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन b स्क्वायर। अगर ये चीज़ ट्रू है तो इस बिहाफ पर ये चीज़ भी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ को क्या करना है? काउंटर एग्जाम्पल के जरिए से डिसप्रूव करना है। सोल्यूशन, सपोज a की वैल्यू मैंने -5 ली और b -2 ली, तो क्लियरली देख रहे हैं कि -5 की वैल्यू क्या है? लेस देन -2 है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा आगे की तरफ जाती है वो कम होती है। तो जब मैं सेकंड पार्ट को देखूंगा, a स्क्वायर किया तो ये वैल्यूज़ क्या आ गई? 25 आ गई और ये 4 आ गई। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी तो ये आ गया 25 विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली चीज़ डिसप्रूफ राइट वे पर हो गई। तो काउंटर एग्जाम्पल के जरिए से आप क्या कर रहे हैं? इनिशियली किसी क्वेश्चन से स्टेप्स को डिसप्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट वे पे वैल्यूज को पुट करने के बाद। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव और गिव काउंटर एग्जाम्पल टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट, यानी या तो प्रूव करें या आप उस चीज को डिसप्रूव करें जो स्टेटमेंट में दी गई है। क्या? फॉर ऑल इंटीजर n स्क्वायर माइनस n+1 इज अ प्राइम नंबर, यानी ये और कंप्लीट ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूव और गिव काउंटर एग्जाम्पल टू डिसप्रूव। या तो हमें प्रूव करना है या काउंटर एग्जाम्पल के जरिए से डिसप्रूव करना है कि ये दो जो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं वो प्राइम नंबर है। देखें, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनिशियली मैंने कहा कैसे? फॉर n इक्वल टू 11, जब मैंने n की वैल्यू 11 रखी तो ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 11+1। ठीक है, n स्क्वायर किया nn 121, तो एट लास्ट वैल्यू क्या आ गई? 121 विच इज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे काउंटर एग्जाम्पल के जरिए से ये चीज़ डिसप्रूव करके दिखा दी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो जो हैं काउंटर एग्जाम्पल के बिहाफ पर सक्सेसफुली प्रूव हो रही हैं, डिसप्रूव हो रही हैं विच मीन। सो दैट्स ऑल अबाउट दी प्रूफ सेशन। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी क्योंकि हमने इसमें दो चीज़ों को देखा, एक तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन देखा और उसके बाद प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल्स देखा। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम इसी तरह से चीज़ों को बूस्ट अप करते रहें। ऑलमोस्ट हम चैप्टर 1 को यहाँ पर एंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई टॉपिक रिमेनिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वैसे मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं एक टॉपिक को यहाँ से कवर अप कर रहा हूँ, ज़रूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ों को भी ऐड कर सकूँ। तो नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी। सी यू देयर।